खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस टशन से यूक्रेन पर हमला किया था, उनका वो टशन नरम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 24 फरवरी को जिस वक्त पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया था, उस वक्त उन्हें ऐसा लगा था कि इस युद्ध को रूस महज 10 दिनों में ही जीत लेगा। लेकिन पुतिन का प्लान फेल होता नजर आ रहा है। पुतिन ने पहले धमकी दी थी कि वो इस जंग को परमाणु जंग में तब्दील कर देंगे, लेकिन अब उनके सुर बदलने से लगे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर हमेशा ही दुनिया सहमी सहमी रहती है, क्योंकि किसी को ये नहीं अंदाजा होता है कि केजीबी के इस पूर्व जासूस का अगला कदम क्या होगा। इसलिए दुनिया पुतिन की हर एक चाल पर कड़ी नजर रखती है और उसे संदेह से देखती है, क्योंकि पुतिन की हर बात के कई मायने होते हैं। मॉस्को में वॉल्डे डिस्कशन क्लब में व्लादिमीर पुतिन की इन बातों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर पुतिन ने ये क्या कह दिया। ऐसे में पुतिन की जरा इस बात पर गौर करें। पश्चिमी देश पूरी दुनिया में खतरनाक, गंदा और खून खराबे वाला खेल कर रहे हैं। वे अहंकार का भाव रखकर अपनी नीतियां थोपना चाहते हैं। उनकी सोच उपनिवेशवादी है। बावजूद इसके रूस पश्चिमी देशों के सहयोग से चल रहे यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। जिस वक्त पुतिन ने ये बात कही, किसी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ अरसे पुराना सच तो कुछ और ही है। और उस सच को समझने से पहले जरा ये देखिए। पुतिन कहने को बेशक इस वक्त अपने दफ्तर में बैठे हैं और दिख रहा है कि वो अपना काम निपटा रहे हैं, लेकिन ये दफ्तर उनका सिर्फ ऑफिस ही नहीं है। यहाँ बैठे बैठे पुतिन पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। उनके सामने के डिस्प्ले स्क्रीन और टीवी के पर्दों पर हर वो चीज और उसका विजुअल बस बटन दबाते ही सामने आ जाता है जिसे वो देखना चाहते हैं। इस वक्त उनके सामने के स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, उसे देखकर दुनिया के पसीने छूटे हुए हैं। पुतिन के सामने की टीवी की स्क्रीन पर इस वक्त उनका समूचा परमाणु हथियारों का जखीरा नजर आ रहा है, जिसे उन्होंने कुछ अरसा पहले ही तैयार रखने का हुक्म सुनाया था। इस वक्त पुतिन अपने दफ्तर में बैठकर अपनी उसी तैयारी का जायजा ले रहे हैं और इस तैयारी के लिए तैनात अफसर से सवाल जवाब कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि इस वक्त रूसी सेना कहां-कहां और कैसे-कैसे तबाही की इबारतें लिख रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में पुतिन से ये कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग डायलॉग, डेमोक्रेसी और डिस्कशन का है। और हो सकता है कि शायद इस वजह से अब पुतिन को ये समझ में आया हो, तो उसने कहा कि अब हमको यूक्रेन में न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान उनके पहले के बयानों से बिल्कुल अलग है, जहां वो अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कर रहे थे। ये कोई ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। कुछ दिन पहले तक पुतिन काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। उनका हर बयान एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। हालात ऐसे बन गए थे कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कई देशों ने आगे आकर पुतिन की आलोचना की थी और रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही थी।
उन्होंने ये दलील भी दी कि मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर थी 45 दिन में, उन्होंने ये कहा था लिज ट्रस ने कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई तो मैं न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये दलील पुतिन ने दी थी। अब उनके तेवर कुछ नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसका कारण शायद ये कि उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं, उन एक्सपोर्ट को सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो इंडिया और चाइना कर रहे हैं। पुतिन की अमेरिका से नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को रूसी सेना और उसकी खुफिया बातों के बारे में बताना। असल में रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका से साफ कह दिया था कि अगर उसने यूक्रेन के साथ रूसी सेना की खबरों को साझा करना बंद नहीं किया तो रूस अमेरिकी सैटेलाइट को मार गिराएगा, जो रूस की हर पल और हर एक चीज पर नजर रखे हुए है। इसी बीच नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने सामने आकर रूस पर एक बड़ा इल्जाम लगाया था, जो पुतिन की कही बात को झूठा बताने के लिए काफी है। Russia now falsely claims Ukraine is preparing to use a radiological dirty bomb on its own territory. NATO allies reject this transparently false allegation. Russia often accuses others for what they intend to do themselves. We have seen this pattern before, from Syria to Ukraine. Russia must not use false pretexts for further escalation. यानी पश्चिमी देशों के साथ साथ दुनिया के ज्यादातर देश इस बात को मान चुके हैं कि जो पुतिन कहते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो नहीं कहते वो जरूर करते हैं। लेकिन पुतिन के इस नरम रवैये ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या पुतिन यूक्रेन के आक्रामक रुख से घबरा गए हैं? दूसरा सवाल, क्या पुतिन पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान हैं? और तीसरा सवाल कि क्या रूस में ही पुतिन अपने फैसलों की वजह से घिर गए हैं? वैसे पुतिन ने यूक्रेन पर अगर नरम रुख की बात की तो साथ ही पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को भड़काने का आरोप भी लगाया। पुतिन ने साफ साफ कहा कि पश्चिमी देशों ने अपना दबदबा कायम करने के लिए यूक्रेन के कंधे का इस्तेमाल किया है। वैसे पुतिन के बदले हुए रुख के पीछे यूक्रेन का आक्रामक रवैया भी हो सकता है। ये बात तो एकदम साफ हो चुकी है कि यूक्रेन ने रूस को कड़ी चुनौती दी है। जो पुतिन 72 घंटे में युद्ध खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन कई महीनों बाद भी ये युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच सका। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जंग की जमीन पर रूस लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे से अपने कई इलाकों को खाली करवा लिया है। यही नहीं, यूक्रेन युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि जिस जंग को दुनिया 10 दिन का मानकर चल रही थी, वो जंग अब तक 9 महीने से लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग से हजारों किलोमीटर दूर संयुक्त राष्ट्र में एक अलग ही जंग चल रही है। यहाँ रूस को घेरने के लिए तमाम यूरोपीय देशों ने अलग अलग तरह से मोर्चाबंदी कर रखी है। जरा ब्रिटेन की राजदूत की इस बात पर गौर कीजिए तो अंदाजा हो जाएगा कि रूस के खिलाफ किस तरह से तमाम यूरोपीय देश लामबंद हो चुके हैं। The Russian Federation has repeatedly spread disinformation, including wild claims involving dirty bombs, chemical weapons,
and offensive biological research. How much more of this nonsense do we have to endure? असल में 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई ये जंग अब 9 महीने का सफर तय कर चुकी है। रूसी दावों के मुताबिक यूक्रेन से छिड़ी ये जंग 1 हफ्ते के भीतर यानी 7 दिनों में ही खत्म किए जाने का प्लान था, लेकिन ये अब तक 9 महीने पूरे होने के बाद भी जारी है। और यही बात रूस को अखर रही है, जबकि दुनिया इसे यूक्रेन के हक में जीत के तौर पर भी देख रही है। हालांकि इस जंग के दौरान कई उतार चढ़ाव भी आए और रूस ने तबाही की अनगिनत इबारतें लिखकर यूक्रेन को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के दम पर यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डर्टी बम है, इस डर्टी बम का ही डर तो था रशिया को, जिसकी वजह से उसने यूक्रेन पे अटैक किया। 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि यूक्रेन नेटो में ना जाए, और दूसरा ये कि यूक्रेन की धरती के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे केमिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश की हुई हैं, इसलिए उसने डर्टी बम का जिक्र किया। लेकिन डर्टी बम के जिक्र के पीछे नेटो देशों का भी दबाव रशिया के ऊपर है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक नया दांव चला। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा कर दिया कि यूक्रेन इस जंग में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे हैरानी की बात यही है कि इस बात का रूस के पास कोई सबूत नहीं है। बस रूस के इस दावे को लेकर पूरी दुनिया ने रूस और उसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। All Russia has are bizarre conspiracies that are no more credible today than when they first brought it to this council 6 months ago. So while I believe this meeting is a colossal waste of time, असल में इस डर्टी बम को लेकर कई तरह की थ्योरीज सामने आ चुकी हैं, लेकिन रूस का इशारा उन परमाणु हथियारों को लेकर है जो आकार में छोटे होते हैं। डर्टी बम ऐसे हथियार को कहा जाता है जिसमें पारंपरिक विस्फोटों के अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस के इन दावों की जमकर खिल्ली उड़ाई है। colleagues, I'm going to keep my remarks short because, frankly, this meeting is a waste of everyone's time. Russia has called us here once again for the sole purpose of spreading disinformation. यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस के अब तक 22,100 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं रूस को सैन्य उपकरणों के लिहाज से भी काफी नुकसान पहुंचा है। रूस के 918 टैंकों, 2,308 बख्तरबंद वाहन, 184 विमान, 154 हेलीकॉप्टर और 416 आर्टिलरी सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। अब आप जानते हैं 14 देश, नेटो देश इस समय एक न्यूक्लियर लाइव डेटरेंट एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। पोलैंड में और रोमानिया में अमेरिका ने अपनी एक बहुत जिसको क्या बोलते हैं डिवीजन, एयरबोर्न डिवीजन को तैनात कर दिया है। पोलैंड ने अपना मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है रशिया की तरह से। तो ये दबाव है जिसकी वजह से शायद पुतिन के तेवर कुछ नरम पड़े हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस लगातार परमाणु हमले की चेतावनी देता आ रहा है। रूस की चेतावनी अमेरिका समेत उन तमाम पश्चिमी देशों के लिए है जो लड़ाई में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जाहिर है कि रूस के दावे और धमकी के बीच यूक्रेन का जंग में अभी तक बना रहना पुतिन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि रूस के ऐलाने जंग के बाद से ही ये माना जा रहा था कि महज हफ्ते भर के भीतर रूस यूक्रेन का काम तमाम कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रूस ने पिछले दिनों यानी कि इसी महीने की शुरुआत में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ तबाही बरसाई थी, जिसने यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप और दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में सवाल यही उठता है कि कहीं रूस ने कोई पैतरा तो अख्तियार नहीं किया है, क्योंकि पुतिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। 7 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बर्थडे था। पुतिन की जिंदगी के इसी खास दिन के महज एक रोज बाद यूक्रेन ने रूस और पुतिन को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसे पुतिन शायद ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। ये तस्वीरें यूक्रेन के उसी गिफ्ट की हैं। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले करीब 19 किलोमीटर लंबे इस पुल को यूक्रेन ने एक ही झटके में धमाकों और धुएं के गुब्बार में बदल दिया और देखते ही देखते पुल का एक बड़ा हिस्सा समंदर में समा गया। क्रीमिया ब्रिज का टूटना रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस पुल के टूटते ही रूस के साथ क्रीमिया का रास्ता टूट गया। यानी यूक्रेन में लड़ रहे रूसी फौजियों तक अब गोला बारूद और रसद पहुंचाने का बड़ा रास्ता खत्म हो गया। लेकिन पुतिन कहां मानने वाले, उन्हें तो यूक्रेन को रिटर्न गिफ्ट देना ही था, और ये रिटर्न गिफ्ट पुतिन को मिले क्रीमिया ब्रिज वाले गिफ्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पुतिन के इस फैसले ने यूक्रेन को लहूलुहान कर दिया। रूस कितने गुस्से में है, इसका अंदाजा उसकी मिसाइलों के हमले से लगाया जा सकता है, जो उसने महज 24 घंटे के भीतर 84 मिसाइलें दाग कर दिखाया। रूसी फौज के हमले में 1 दर्जन से ज्यादा कारें जलकर खाक हो गई। मकानों और दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। रूस और यूक्रेन के बीच शह और मात का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन जानकारों की माने तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन दबाव में हैं। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि रशिया के पास डर्टी बम इस्तेमाल करने के अलावा और बहुत सारे रास्ते हैं। और वैसे डर्टी बम के बारे में ये बता दें कि डर्टी बम कोई बहुत बड़ा बम नहीं होता, मामूली नॉर्मल एक्सप्लोसिव जिसमें पीके, जिलेटिन या डायनामाइट इस्तेमाल होता है। सिर्फ उसकी जो परत है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से लगा दी जाती है, और इसको डर्टी इसलिए कहते हैं कि इसका एक्सप्लोशन होता है, लगता है नॉर्मल बम है, मगर उसके रेडिएशन का इफेक्ट कुछ दिनों बाद पता चलता है। आज तक कभी डर्टी बम इस्तेमाल किया नहीं गया, लेकिन डर्टी बम को इस्तेमाल करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि उसके पास जो नॉर्मल कन्वेंशनल बम्स हैं उनका इफेक्ट डर्टी बम से कहीं ज्यादा है। पुतिन ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया सबसे खतरनाक दशक का सामना कर रही है। इसके लिए उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को नहीं बल्कि पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और नेटो देशों का दबदबा कम हो रहा है और इसे रोकने के लिए पश्चिमी देश यूक्रेन जैसे छोटे देशों को अपना हथियार बना रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को जंग में झोंकने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, पश्चिमी देश एक खतरनाक और खूनी खेल खेल रहे हैं और उनका ये खेल दुनिया भर में अराजकता पैदा कर रहा है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि पश्चिम को दुनिया के भविष्य के बारे में रूस और दूसरे देशों से बात करनी होगी। पुतिन ने वल्दाई डिस्कशन क्लब में ये बातें कही। पुतिन ने वल्दाई डिस्कशन क्लब की बैठक में कहा, दुनिया पर अब पश्चिम का प्रभुत्व खत्म हो रहा है। हम एक ऐतिहासिक सीमा पर खड़े हैं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये सबसे खतरनाक, अप्रत्याशित और एक ही समय में महत्वपूर्ण दशक है। पुतिन ने ये भी कहा कि मौजूदा दौर के टकराव के बावजूद रूस पश्चिम को अपना दुश्मन नहीं मानता। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन यूक्रेन कभी बातचीत की मेज पर नहीं बैठा। पुतिन ने वल्दाई डिस्कशन क्लब में बातचीत करते हुए कहा, हमसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं, बल्कि यूक्रेन के नेताओं ने रूस से बातचीत न करने का फैसला किया। अगर अमेरिका यूक्रेन को समस्या हल करने की इजाजत देता है तो संघर्ष को खत्म करना आसान है। अगर आप इस बात को देखें कि अचानक
बेलारूस ने ये कहना शुरू किया कि मुझे पोलैंड से डर है, मुझे नेटो से डर है, मुझे रूस की मदद चाहिए, मैं रूस की मदद करूंगा। और फिर रशिया की 2 ट्रेन वहां पे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ले जाती हुई देखी गई। रशिया ने अपने 20,000 ट्रूप्स तैनात कर दिए। और तो और बेलारूस के अंदर जो Su-25 जो पुराना सुखोई विमान था उसको मॉडिफाई किया जाने लगा ताकि उसमें न्यूक्लियर बम फिट किए जा सके। बता दें कि युद्ध की शुरुआत के पहले हफ्ते में ही रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत बेनतीजा रही थी। पुतिन ने कहा कि अब किसी भी तरह के परमाणु युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। एक महाशक्ति होने के बाद भी यूक्रेन जैसे मामूली देश से मिल रही इस चुनौती ने रूस और खासतौर पर पुतिन के भीतर बौखलाहट भर दी है। लिहाजा पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ दुनिया को धमकाने के लिए ये नया पैंतरा बदला है। लेकिन सवाल है कि अचानक पुतिन के विचारों में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? क्या ये किसी बड़े हमले से पहले की शांति है जो अचानक चीख में बदल सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।